गाजा में हो गया है सीज फायर। इजरायली सेना ने सैनिक को वापस बुलाया है। इजराइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा अमेरिका। अमेरिका 200 सैनिक भेजेगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, जहां पर अमेरिका अब 200 सैनिक भेजेगा। इजरायली सेना ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। गाजा में सीज फायर की खबर सामने आई है। इजराइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर अब अमेरिका बनाएगा। बड़ी खबर है, अमेरिका अब 200 सैनिक भेजेगा। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजा में सीज फायर की खबर सामने आई है, जहां पर इजरायली सेना ने अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं। इजराइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा अमेरिका और अमेरिका 200 सैनिक भेजेगा। तो इजराइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर भी अब अमेरिका बनाता हुआ नजर आएगा। बड़ी खबर है, अमेरिका अब 200 सैनिक भेजेगा। लगातार सीज फायर को लेकर ये बड़ी खबर। गाजा में सीज फायर हुआ है। इजरायली सेना ने अब अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, यानी कि इजराइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर अब अमेरिका बनाएगा और 200 सैनिक भी भेजेगा। बड़ी खबर आप तक। तो कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाएगा अमेरिका और 200 सैनिक भेजेगा अमेरिका। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सीज फायर की खबर है। लगातार ये बड़ी खबर, गाजा में सीज फायर हो गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, इजरायली सेना ने अपने सैनिक वापस बुलाए हैं। इजराइल में कोऑर्डिनेशन सेंटर अब अमेरिका बनाएगा। अमेरिका 200 सैनिक भेजेगा। तो लगातार अफगानिस्तान के काबुल से आज बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान ने अपने कायराना इरादों का प्रदर्शन करते हुए गुरुवार रात तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा और शांति की स्थिति को गंभीर खतरे में डाल दिया। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दावा किया है कि टीटीपी के चौथे अध्यक्ष मुफ्ती नूर वली महसूद ने निशाना बनाया गया। पाक मीडिया के मुताबिक नूर वली महसूद पूर्वी काबुल के एक ठिकाने में मौजूद था, जहां उसकी कार और गेस्ट हाउस को बमबारी का शिकार बनाया गया। इस हमले का समय भी बेहद संदिग्ध है, क्योंकि तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की 7 दिन के भारत दौरे पर हैं। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। हालांकि कुछ न्यूज रिपोर्ट्स ने महसूद के एक ऑडियो संदेश का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने हमला न होने का दावा किया है। बता दें कि नूर वली महसूद का जन्म 26 जून 1978 को पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान के एक इलाके में हुआ था। वह पाकिस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जिसने मुल्ला फजलुल्लाह की मौत के बाद टीटीपी की कमान संभाली और यह संगठन अब उसके नेतृत्व में चौथा अध्यक्ष रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार महसूद 2003 में एक जिहादी गुट में शामिल हुआ, जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालिबान शासन के समय उभरा था। 2007 में बैतुल्लाह महसूद के नेतृत्व में यह गुट टीटीपी का हिस्सा बन गया। 2013 तक नूर वली महसूद कराची में संगठन की गतिविधियों की निगरानी करने लगा। पाकिस्तान का दावा है कि महसूद ने पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए धन जुटाने हेतु जबरन वसूली और अपहरण का नेटवर्क संचालित किया। कराची में उसने पश्तूनों को आदेश दिया कि विवादों को टीटीपी की तालिबान अदालतों में सुलझाएं। जो लोग ऐसा नहीं करते थे, उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ता था। वास्तव में नूर वली महसूद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहा है और उनके पास पाकिस्तानी नागरिकता भी है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान इसे देश के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा मानता है। आप जरा सोचिए, वो पाकिस्तान जो खुद कश्मीर में आतंक फैलाता है, वो ऐसे दावे भी करता है जिसकी माने तो टीटीपी के लड़ाके सीमा पार कर अफगानिस्तान से प्रशिक्षण लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वह टीटीपी का समर्थन नहीं करता। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज के अनुसार देश में आतंकवादी हमले 2015 के बाद सबसे अधिक हो गए हैं और टीटीपी इसके लिए मुख्य जिम्मेदार भी है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में पाकिस्तान इस वजह से आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। दरअसल टीटीपी का गठन 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान हमले के जवाब में हुआ। कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए और नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर टीटीपी का गठन किया। संगठन ने कबायली इलाकों में शरिया कानून लागू किया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों पर हमले किए। टीटीपी ने विश्वविद्यालयों, मजहबी नेताओं और नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाया और बड़े शहरों में हमले किए।
पाकिस्तानी सेना और अमेरिकी ड्रोन हमलों के बावजूद टीटीपी को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। 2018 में पाकिस्तान ने जीत की घोषणा की थी, लेकिन बाद में यह घोषणा पाकिस्तान के तमाम दावों की तरह पूरी तरह झूठी साबित हुई है। अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल जीत की हवा इस बार फुस हो गई है। यह वही ट्रंप है जो हर मंच से अपनी उपलब्धियों का डंका पीटते रहते हैं। वास्तव में उनका दावा कि वे शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं, जो इस बार पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को दिया गया है। दरअसल मारिया कोरिना मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए अपने लगातार संघर्ष के लिए यह पुरस्कार जीता है। विजेता को 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी लगभग 10.3 करोड़ रुपए, सोने का मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर एक से अधिक व्यक्ति जीतते हैं तो पुरस्कार राशि उनके बीच बांटी जाएगी। पुरस्कार 10 दिसंबर को ओस्लो में प्रदान किया जाएगा। ट्रंप के दावे और हवा में उड़ती उम्मीदों के बीच यह परिणाम उनके लिए बड़ा झटका है। अमेरिका के सबसे बड़ी यहूदी रिपब्लिकन संगठन रिपब्लिकन ज्यूइश कोएलिशन ने ट्रंप को नोबेल देने की मांग की थी और यहां तक कहा कि पुरस्कार का नाम ट्रंप के नाम पर होना चाहिए। आरजेसी ने ट्रंप के साहस और गाजा में बंधकों को छुड़ाने के उनके प्रयासों की तारीफ की थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक्स पर ट्रंप को योग्य उम्मीदवार बताया। इतना ही नहीं, ट्रंप को नोबेल के लिए 8 देशों ने नामांकित किया था। इनमें अमेरिका, पाकिस्तान, इजरायल, आर्मेनिया, अजरबैजान, माल्टा, कंबोडिया और कथित तौर पर अर्जेंटीना भी शामिल था। लेकिन समस्या यह है कि 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 31 जनवरी थी। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, यानी नॉमिनेशन प्रक्रिया के सिर्फ 11 दिन बाद ही उनका नामांकन अंतिम रूप में लिया गया। इस वजह से इस बार उनकी दावेदारी कमजोर साबित हुई। वास्तव में ट्रंप ने हाल ही में गाजा सीजफायर योजना पेश की थी, जिसे इजरायल और हमास दोनों ने मंजूरी दी थी। ट्रंप इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे थे, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि समझौता देर से हुआ, इसलिए इस बार उनकी जीत पक्की नहीं हुई। नोबेल कमेटी की नीना ग्रेगर ने भी कहा कि नोबेल के फैसले पर गाजा सीजफायर का असर नहीं हुआ। हालांकि अगर शांति स्थायी रही तो अगले साल ट्रंप की दावेदारी मजबूत हो सकती है। इस बीच दुनिया में अन्य नामांकनों पर भी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए नामांकित किया था। इमरान अगस्त 2023 से पाकिस्तान की अड़ियाला जेल में बंद हैं और उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। टेस्ला के सीईओ इलान मस्क को यूरोपीय सांसद बैंकरो ग्रिम्स ने अभिव्यक्ति की आजादी के लिए नामांकित किया था। हालांकि मस्क ने साफ कह दिया है कि उन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। यह दर्शाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार केवल राजनीतिक प्रचार और व्यक्तिगत दावों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक संघर्ष और उपलब्धियों के आधार पर दिया जाता है। वास्तव में इस बार मारिया मचाडो की जीत ट्रंप के बड़े दावों की पोल खोलती है और यह भी दिखाती है कि शांति, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष ही वास्तविक मूल्य रखता है, न कि बड़े भाषण और मीडिया प्रचार। इटली की गलियों से उठ रही है नई खबर, जिसने पूरे यूरोप की नजरें खींच ली है। अब इटली में बुर्का और नकाब पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। वास्तव में यह कदम केवल एक कपड़े पर प्रतिबंध नहीं, बल्कि मूल सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में सरकार की निर्णायक नीति का परिचायक है। दरअसल इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की नेतृत्व वाली ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने बुधवार को 8 अगस्त को संसद में एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया था। इस बिल का उद्देश्य था कि सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाना है और इसे पूरा करने के लिए भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कानून के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति इसे तोड़ता है तो उसे 300 से 3000 यूरो यानी लगभग 30,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। यह बिल केवल चेहरे को ढकने वाले कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इटली में इस्लामिक संगठनों की गतिविधियों पर भी सख्ती लाएगा। जिन संगठनों ने इटली सरकार के साथ औपचारिक समझौता नहीं किया, उनके फंडिंग सोर्स और वित्तीय पारदर्शिता की जांच की जाएगी। वास्तव में यह कदम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी संगठन देश की सुरक्षा के लिए खतरा न बने। वर्तमान में किसी भी मुस्लिम संगठन ने इटली सरकार के साथ ऐसा समझौता नहीं किया है, जबकि 13 अन्य मजहबी समूहों को औपचारिक मान्यता दी गई है। फ्रांस ने इस दिशा में पहल करते हुए 2011 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर पूरी तरह बैन लगाया था। इसके अलावा
ऑस्ट्रिया, ट्यूनेशिया, तुर्की, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों में इस तरह के बैन पहले से ही मौजूद हैं। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने भी लगातार इन प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। 2017 में भी न्यायालय ने बेल्जियम में बुर्की पर बैन लगाया और ये बैन भी वैध ठहराया था और कहा कि किसी भी देश की सरकार समाज में एक साथ रहने के विचार की रक्षा के लिए ऐसे कपड़े पर प्रतिबंध लगा सकती है। इटली में प्रस्तावित बिल का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह आपराधिक मामलों को भी सख्त करता है, जैसे किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जबरन विवाह कराने जैसी प्रक्रिया कराने पर सजा और कड़ी होगी। वास्तव में यह कदम महिलाओं और युवाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में निर्णायक है। प्रधानमंत्री मेलोनी की सरकार का कहना है कि यह कानून केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं बल्कि समाज में सांस्कृतिक अलगाववाद को रोकने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस कानून से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सार्वजनिक स्थान, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, दुकानों और ऑफिस में सभी नागरिक समानता और सुरक्षा के अधिकार के साथ रह सकें। वास्तव में यूरोप में बुर्का बैन केवल एक कानून नहीं है बल्कि यह समाज में एकता और पारदर्शिता की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। इटली की यह पहल यह दर्शाती है कि राष्ट्र के कानून और सुरक्षा प्राथमिकताओं को किसी भी बाहरी दबाव या सांस्कृतिक अलगाववाद के आगे नहीं झुकने दिया जाएगा। इस पूरे बिल का उद्देश्य इटली में धार्मिक संगठनों की गतिविधियों की निगरानी करना, उनके फंडिंग सोर्स का खुलासा करना और साथ ही सामाजिक और कानूनी सुरक्षा बनाए रखना है। साथ ही यह कदम महिलाओं और युवाओं के अधिकारों की सुरक्षा और जबरन विवाह और अन्य आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम का भी संदेश देता है।